नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बुलंदशहर में आगामी मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर एडीजी राजीव सभरवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद के साथ गुलावटी क्षेत्र में जुलूस निकालने वाले प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। साथ ही सोशल मीडिया के दुरुपयोग और अफवाहों के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां शारदा नदी उफान पर बह रही है। बनवसा बैराज से 1,27,27,026 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है, जिससे शारदा किनारे स्थित ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरनपुर तहसील स्थित शारदा किनारे बसे चंदिया हजारा, रामनगर, कुतिया पर गभिया सराय गांव में अलर्ट जारी किया है। बता दें कि हर साल नदी के कटान और बाढ़ में इन गांवों के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए शासन करोड़ों रुपए खर्च करता है। उसके बावजूद भी शारदा क्षेत्र में बसे गांव में विकास सिर्फ कागजों में नजर आता है। आपको बड़ी अपडेट बताते चले कि शारदा नदी क्षेत्र में जो है बनवसा बैराज से 1,37,026 यूनिट पानी छोड़ा जा चुका है, जिसके करीब में आने से जो है शारदा नदी क्षेत्र के बाढ़ क्षेत्र के ग्रामीण में जितने क्षेत्र आ रहे हैं उनमें सब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारी लोग यहाँ पर जानकारी लेने के लिए आते हैं, बराबर आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक शुद्धिकरण के लिए किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। काफ़ी पैसा आ चुका है, हर साल की तरह इस साल भी पेमेंट आया है, लेकिन अभी तक शुद्धिकरण के लिए कोई भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है। हमको बताते चले यहाँ पर जो फसल है, घर में पानी घुस चुका है, लोग आने आवागमन में भी लोगों की दिक्कत हो रही है। चंदिया हजारा हो गया और कुतिया कबरा हो गया, गविया सराय हो गया, ये जो शारदा नदी के क्षेत्र में आते हैं जितने भी गाँव, उनमें पानी घुस चुका है। लोगों में बेहद दिक्कत बनी हुई है। आपको बड़ी अपडेट बताते चले पीलीभीत से निकल के आ रही है, क्योंकि शारदा नदी क्षेत्र यहाँ पर सदैव बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। धन्यवाद। हमारे साथ एक अभी तो लोग उपस्थित हैं, इनसे जानकारी लेते हैं बाढ़ के बारे में। आके शारदा नदी में किस तरह से बाढ़ का प्रकोप जारी है, चलिए जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जैसे यहाँ पे जो चंदिया हजारा में जो अपनी शारदा नदी क्षेत्र प्रांत क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ सदैव आती रहती है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कोई नहीं, जैसे सरकार के द्वारा पैसे आते हैं, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं इसके शुद्धिकरण के लिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ नहीं गुजरा साहब। नहीं, जैसे कि देखते हैं परेशान लोग होते हैं जो शारदा नदी क्षेत्र के ग्रामीण इधर उधर के हैं, वो लोग अधिकतर परेशान आवागमन में भी परेशानी होती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? परेशानी होती है यहाँ पे बहुत। चलिए माता जी से पूछते हैं एक बार। जी माता जी, आपकी क्या राय है? आपके परेशान है इतने कि कोई शारदा माता कुछ बनने जा कुछ नहीं, इतने परेशानी। जैसे आप लोग आते जाते आ जाता है, डूब जाते हैं, सब सामान उन खराब हो जाता है, ऐसे भीगते हुए मरते। अच्छा, किसानों की फसल भी खराब हो जाती है। फसल उसमें कुछ नहीं रह जाता है। इस टाइम जो है बैराज टाइम ऐसा होता है कि खाने के लिए कुछ नहीं होता। इसमें बनबसा बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उससे बाढ़ आई हुई है, उसके लिए हमारे ही इधर आता सब चारा और सब खराब हो जाता है, हमको परेशान बहुत है। चलिए धन्यवाद आपका। वहीं राजधानी लखनऊ में सुन्नी इंटर कॉलेज में मुस्लिम धर्मगुरु ने मौलाना वली फारूकी की याद में बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया है, जिसमें शहर के तमाम वरिष्ठ सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। सभी सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु ने मौलाना वली फारूकी को याद किया। बता दें कि इस दौरान वरिष्ठ सुन्नी धर्मगुरु मौलाना बिलाल नदवी ने भी शिरकत की। उन्होंने यूसीसी पर कहा कि यहाँ जो कानून है वो बहुत अच्छा है, यहाँ मुल्क की आज़ादी के लिए सभी ने कुर्बानी दी है, ऐसी बात होना चाहिए जिससे मुल्क की तरक्की हो। उनके शोक में हम लोगों ने यहाँ पर आज जलसा किया है और यहाँ हम सब लोगों को बहुत दुख है इस बात का कि हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने पूरे जीवन कौम की, समाज की खिदमत करने का काम किया है। वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे और कई समारोह में, कई कार्यक्रम में हम लोगों ने उनके साथ भाग लिया है और उनको समझा है। वो सही माने में कौम के रहनुमा थे। उनके आज न रहने पर हमारे वालिद माजिद कायद मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल वली फारूकी रहमतुल्लाह अलैहि की दिल्ली दीनी और समाजी खिदमात के सिलसिले में हुआ है और ये आज़ीम शान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई है, क्योंकि
वो एक ऐसी शख्सियत थी कि जो मोहताज तारुफ नहीं है। पूरा लखनऊ शहर क्या हिंदुस्तान के अक्सरियत लोग उनसे वाकिफ़ हैं और उनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं। ख़ास करके हमारा लखनऊ शहर तो उनकी खिदमत और उनके एहसानात ईमान मिला तो उनसे वाबस्ता की हमारी ईमान का तकाज़ा है, इसको बाकी रहना चाहिए और यही काम होता रहा है। इसी की हम तारीफ़ तक़रीर के लिए आए जारी रहे। अल्लाह ताला को लेकर जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं उससे कानून बन रहा है, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? किस चीज़ का कानून? सीमाओं को पार कर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भारतीय सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठा दिया है, जिससे भारत के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इसी को लेकर अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने सीमा हैदर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीमा हैदर को लेकर भारतीय जनता को असुरक्षित महसूस किया है। बताया उन्होंने कहा है कि आखिर सीमा हैदर कौन है, क्या सच्चाई है। मैंने पहले भी कहा था कि देश के लिए खतरा है, ये खतरा हो सकती है सीमा हैदर। और मैं तो कहूँगा सरकार से कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट होना चाहिए और जो उसके बच्चे हैं उसके बच्चों का, सीमा हैदर के बच्चों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो हमारी पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि सीमा हैदर आखिर कहाँ से आई और किसने भेजा और क्यों है, उसका मकसद क्या है। अगर सरकार नहीं कराती है तो सरकार अंदेशे में आती है। क्या यूसीसी को भुलाना तो नहीं चाहती सरकार, या जो महंगाई का मुद्दा चल रहा था गुमराह तो नहीं कर रही सरकार सीमा को लेकर। तो हम ये चाहते हैं, देश चाहता है सीमा की स्थिति बिल्कुल साफ हो, सीमा कौन है, कहाँ से आई है और कैसे आई है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जिसके घर में ठहरी है वो कौन है, इसका कैसे कैसे हुआ, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सीमा हैदर। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां सड़क पर बैठे व्यक्ति को कार ने रौंदा और उसे घसीटते हुए आगे ले गया। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कार पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ था। वहीं पुलिस ने कार को सीज कर लिया है और मृतक व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो कि सड़क पर बैठे हैं उनको एक कार द्वारा टक्कर मारी गई है। दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच की गई तो ये थाना क्षेत्र कबीरनगर से संबंधित है, जिसके संबंध में थाना कबीरनगर पर पुलिस की ओर से गैर इरादतन हत्या के धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं की जा सकी है। आरोपी युवक जो कि वाहन को चला रहे थे तथा वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। पूछताछ के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं हरदोई में घास काटने गए किसान की साइकिल चोरी हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने दो चोरों को दौड़ाकर पकड़ा और उसे तालिबानी सजा दी। वहीं इसे तालिबानी सजा देने का वीडियो भी वायरल हो गया है। पूरा मामला शाहाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर से है, जहां दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां दबंगों ने बुजुर्ग को लाठी डंडे से पीटकर लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दबंगों से उधार के पैसे मांगने गया था, तभी दबंगों ने लाठी डंडे से मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं बुजुर्ग ने नरसेना थाना क्षेत्र की चौकी बुगरासी पर दबंग लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। पूरा मामला बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र की चौकी बुगरासी क्षेत्र के गांव जलालपुर का बताया जा रहा है। कानपुर में पुलिस ने 25,000 इनामिया हिस्ट्री शीटर मैडी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शातिर हिस्ट्री शीटर हत्या की कोशिश के मामले में वांछित चल रहा था। हिस्ट्री शीटर विकास उर्फ मैडी पर हत्या समेत 16 केस दर्ज हैं। बता दें कि हिस्ट्री शीटर इलाके में मादक पदार्थ की बिक्री कर अवैध कारोबार करता था, जिसकी जानकारी डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। थाना गोविंद नगर पे 6 जून 2023 को एक मुकदमा 307 आईपीसी का वादी के तहरीर पे लिखा गया था। उस तहरीर के आधार पे 3 नामजद अभियुक्त थे, जिसका नाम विक्रम, विवेक और विकास वाल्मीकि उर्फ मैडी है। इसमें से एक व्यक्ति जो विक्रम था, जिसको गिरफ्तार करके पुलिस को द्वारा जेल भेज दिया गया था। जो उसमें से दूसरा और तीसरा अभियुक्त था, जो पुलिस के गिरफ्त में अभी नहीं आया था, फरार चल रहा था।
उसके ऊपर जो है मेरे द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। थाना गोविंद नगर और सर्विलांस टीम दक्षिणी जोन के द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य करते हुए विकास वाल्मीकि उर्फ मैडी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 184/23 जो 307 का IPC का मुकदमा था उसमें वांछित चल रहा था, इनामिया था, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। औरैया के गेंदालाल चौराहे पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को नीचे उतारकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए सफाई रिम्स के लिए रेफर कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 10 बजे करीब एक सूचना आई थी कि एक व्यक्ति ने जेसी चौराहे पे सुसाइड करने का प्रयास किया है। तो तत्काल मौके पर जो है फोर्स पहुंची थी। उसमें ये व्यक्ति है राणा कुरैशी, लगभग 25 साल इनकी उम्र है। इन्होंने जेसी चौराहे पे एक लाल कपड़े से जो है सुसाइड करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पुलिस ने इनको बचा लिया और इन्हें 50 सैया में पहले एडमिट किया था। इनकी हालत गंभीर थी, इनको सैफई रेफ़र किया गया है, वहाँ पे इनका आगे का उपचार चल रहा है। अभी किसी प्रकार का शिकायती प्रार्थना पत्र किसी ने नहीं दिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। खबर देवरिया से है, जहां पुलिस पैसा फेंको तमाशा देखो की नीति अपनाने में लगी हुई है। वो लगातार फर्जी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है। साथ ही दरोगा ने मामूली विवाद को लेकर इंटरेस्ट लिया है। अपने आप को सिंघम बताने वाला दरोगा किसी पर भी मुकदमा दर्ज कर सकता है। इस जमीनी मामले में पुलिस एक पक्ष का साथ देने में लगी है जो उच्च अधिकारियों का हवाला देते नजर आए। वहीं एक पक्ष पीड़िता का रो कर थाने पर बुरा हाल है। पुलिस ने काम को रुकवाया, फिर भी कोतवाली पुलिस की मिली भगत से काम चालू करवाया गया। ये मामला देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बेलदार मोड़ का है। खबर गाजियाबाद से है, जहां बढ़ते टमाटर की कीमतों से जहां लोगों की थाली का जायका बिगड़ता नजर आ रहा है, वहीं अब प्रशासन और मंडी समिति की पहल से लोगों को कम दाम में टमाटर दिया जा रहा है। मंडी समिति ने साहिबाबाद सब्जी मंडी में स्टॉल लगाकर सस्ते दामों पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया है। उसके बाद टमाटर की बिक्री शुरू कर दी, जहां हर एक व्यक्ति 50 रुपए किलो की दर से 1 किलो टमाटर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से मोबाइल वैन में टमाटर कम दर पर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। नवीन सब्जी मंडी समिति की तरफ से ये पहल की गई है और मोबाइल बैंक के माध्यम से शहर में अलग अलग जगह टमाटर दिए जा रहे हैं। कंटिन्यूस मंडी के अंदर एक स्टॉल बराबर लगी हुई है, उसको करीब 1-1.5 हफ्ता हो गया लगे हुए, और यहाँ से हम जो है वाहन के माध्यम से शहर के अंदर 2 दिन हो गए। कितनी जगह स्टॉल लगाई है? मंडी के अंदर परमानेंट तो है ही है, और ये एक गाड़ी है। अच्छा, ये डेली की डेली आ रही है। अच्छा, कितने टमाटर और क्या आप बेचे जा रहे हैं? कितना प्रति व्यक्ति कितना दिया जा रहा है? टमाटर निर्धारित जितना हमें मिल जाता है उस हिसाब से हम बेचते हैं, और आज हमें मिला है 30 किलो, और जिसके हम जो है 30 किलो 300 किलो। जी। अच्छा, तो प्रति व्यक्ति कितना टमाटर दिया जा रहा है? 1 किलो टमाटर दिया जा रहा है। हम मार्केट से टमाटर लेने आए हैं। अच्छा, यहाँ टमाटर सस्ते रेट में मिल रहा है? हाँ भैया, यहाँ 50 रुपए किलो मिल रहा है। अच्छा, तो कैसे पता लगा आपको यहाँ टमाटर? भैया हम तो जा रहे थे निकल के यहाँ से कहीं और घूम ले, तो रास्ते में देखा तो ये 50 रुपए किलो टमाटर लगाए हुए थे। अच्छा, कितनी अच्छी पहल समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छी है। अच्छा, क्वालिटी वाइज आप देख रहे हैं तो? हाँ, क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो मिलेगी। अगली खबर झांसी से है, जहां ग्राम टांडा निवासी दीपक ने मौठ पुलिस क्षेत्राधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देते हुए बताया कि वो गांव के ही एक पीड़ित परिवार के SC/ST के मुकदमे में गवाह बना हुआ है, जिस पर उक्त दबंग लोग उसे जबरन फर्जी मुकदमा लिखवाकर दबाव बना रहे हैं। पीड़ित दीपक ने जानकारी देते हुए बताया कि गाँव के ही दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने SC/ST के मामले में केस दर्ज किया था, जिसका पीड़ित ने विरोध किया है। फिलहाल उसने पुलिस क्षेत्राधिकारी को लिखित शिकायती पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उसने फर्जी मामले में ना फंसाए जाने की भी गुहार लगाई है।
खबर कानपुर से है, जहां पनकी स्थित पावर हाउस में निर्माणाधीन बॉयलर से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। वहीं पुलिस अब इसकी जांच में जुटी हुई है। बता दें कि पनकी स्थित पावर हाउस में बॉयलर का काम चल रहा है। मजदूर की मौत की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और परिजनों को घटना की जानकारी देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर पीलीभीत से है, जहां महिला जिला अस्पताल में एक पीड़िता ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बमरोली के रहने वाली श्रद्धा शर्मा ने मुख्यमंत्री और डीएम से शिकायत करते हुए जिला महिला अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही से प्रसव कराने का आरोप लगाया है। श्रद्धा शर्मा का कहना है कि अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही की वजह से ऑपरेशन के बाद उसे अपनी बच्चेदानी निकलवानी पड़ी, जबकि ये पीड़िता का पहला बच्चा है। अस्पताल में डॉक्टरों ने कई हजारों रुपए रिश्वत ली और कई जगह पर हस्ताक्षर भी कराए। अब पीड़िता ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। साथ ही जिलाधिकारी प्रवीण लक्षाकार से शिकायत की गई। वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई है। क्या नाम है आपका? श्रद्धा शर्मा। कहाँ रहती हैं? बमरोली। क्या समस्या है? हम जिला महिला अस्पताल पीलीभीत में जी हमें भर्ती कराया गया। हमारे एक बेटा हुआ जी, पहला बच्चा है जी। फिर वहाँ हम होश में थे। फिर वहाँ हमारी हालत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद कहाँ ले जाया गया? एसएस हॉस्पिटल में ले जाया गया। कहाँ? एसएस हॉस्पिटल अच्छा, में फिर जाया गया। हाँ। फिर वहाँ हमारी बच्चेदानी डैमेज हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो हमें तो वहाँ आपको डॉक्टरों ने बताया? हाँ, डॉक्टरों ने बताया। अच्छा। फिर वहाँ बच्चेदानी निकाल दी गई मेरी। अच्छा, आपका पहला बच्चा है? पहला बच्चा है। तो बच्चेदानी आपकी निकाल दी गई? हाँ। अच्छा, तो ये बच्चेदानी आपकी यहीं जिला अस्पताल में ही डैमेज हो गई थी? हाँ। समस्या है कि मेरी पत्नी श्रद्धा शर्मा, जिसको मैं 3 तारीख को प्रसव हेतु जिला महिला अस्पताल पीलीभीत लेके गया था, जहाँ पर मैंने उसको एडमिट कराया। जिसके उपरांत वहाँ के मुख्य डॉक्टर मुझको एक दूसरे रूम में ले जाकर 3700 रुपये मुझसे लेने के बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। ऑपरेशन करने के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ, जिसको कि स्टाफ बाहर लेके आया। और उसके काफ़ी समय हो गया जब पत्नी को बाहर नहीं आई, तो मैंने डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टरों ने बताया कि थोड़ा हैवी ब्लीडिंग की वजह से समय लग रहा है, मरीज को लाने में थोड़ा समय लग रहा है। जिसके बाद लगातार हम लोग प्रयास करते रहे। 2 घंटे होने के बावजूद भी जब ब्लीडिंग नहीं रुकी तो उन्होंने आनंद फानंद में मुझे कहीं बरेली के लिए रेफ़र कर दिया। अब इस स्थिति में मैंने उस दौरान मुझसे 2 यूनिट खून भी मंगाया गया। आनंद फानंद में मैंने खून उपलब्ध करा कर दिया। फिर मैं मरीज़ को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल एसएस हॉस्पिटल पीलीभीत लेके गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद पता चला कि बच्चेदानी पूरी तरह से डैमेज कर दी गई है और जिसको निकालना ही मरीज़ की जान बचाने का एक उपाय है। जिसको देखते हुए मरीज़ की जान बचाने के लिए बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया गया और 7 तारीख को छुट्टी होकर हम घर पर आ गए। जिला अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, ये अभी आप लोगों ने जो प्रकरण दिखाया है, इसमें उन्होंने अवगत कराया कि जिला महिला अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती हुई थी महिला और बच्चा पैदा होने के बाद में ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, जिसके बाद में उन्होंने बाहर कहीं इलाज कराया, बोतलें वगैरह चढ़ी हैं, तो उन्होंने लापरवाही की बात कही है। तो इसमें इस पूरे प्रकरण की संज्ञान लेते हुए हम इसकी जांच करा रहे हैं। 2 डॉक्टरों के दल से इसकी जांच करा के जो भी होगा, अगर किसी का इसमें लापरवाही या दोष साबित होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। वहीं प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। एक घर में चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। वहीं मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे। दरअसल पड़ोस के एक घर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाना चाहा तो अंदर से एक युवक एसिड फेंकने लगा, जिसके बाद कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इस घटना में युवक ने अपने ही परिवार के कई लोगों को घायल कर दिया। इसमें अभियुक्त की मां और बहन की मौत हो गई है, तो वहीं परिवार के अन्य सदस्य और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल करेली थाना अंतर्गत 12 मार्केट के पास हम लोगों को सूचना मिली कि कोई घटना हो गई है। हम लोग सारे लोग यहाँ भाग कर आए हैं तो यहाँ देखा है कि एक व्यक्ति
अपने पूरे परिवार के ऊपर प्रहार करता है और ज़मीन जायदाद का कुछ मसला है, उसी को लेके यहाँ विवाद हुआ है। हमें लगता है कि एक लोगों की हत्या भी हो गई है, बहनों को, भाइयों को, कई लोगों को, परिवार के सदस्यों को काफ़ी चोट आई है। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों को भी तेज़ाब से भयंकर हमला उनके ऊपर उस व्यक्ति ने किया है, जिससे पुलिस भी पूरी तरीके से घायल हुई है और पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में पुलिस वालों ने ले लिया है। व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको भेज दिया गया है। नफीस अनवर, पूर्व नगर अध्यक्ष, पूर्व पार्षद करेंगे। प्रयागराज में थाना करेली क्षेत्र अंतर्गत गौस नगर में मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ये रहते हैं अपने माँ बाप और अपने भाई के परिवार के साथ में। इनके द्वारा आज अपने बहन को और अपनी माँ को मारा गया है कुल्हाड़ी से और अपने फादर पे भी इनके द्वारा अटैक किया गया कुल्हाड़ी लेके और इनके द्वारा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी मारने का प्रयास किया। इन्होंने फिर अपने घर में आग लगाई और साथ ही साथ में जब सूचना मिली और पुलिस वहाँ पहुँची तो इन्होंने घर अंदर से बंद किया हुआ था और ये बीच बीच में एसिड की बोतल बाहर फेंक रहे थे। मोहल्ले के लड़के भी बचाने के प्रयास में आए, पुलिस के लोग आए, फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे पहुँच गई, पर ये अंदर से लगातार बीच बीच में पुलिस की टीम के ऊपर एसिड की बोतल फेंक रहे थे। इनको फिर पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए टीयर गैस का उपयोग करके इन्हें गिरफ्तार किया गया और वहाँ पे मौजूद लोगों की जान सुरक्षित बचाई गई, अपनी जान को खतरे में डालते हुए। ये व्यक्ति अब पुलिस के कब्जे में आ गया है। वहीं सुल्तानपुर के दुबेपुर ब्लॉक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव प्रसारण देखा गया, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में जिले के समस्त बीआरसी केंद्रों पर डीबीटी के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में 1200 रुपये प्रेषित कर दी गई। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से इसका सीधा लाइव प्रसारण महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से मिले निर्देशों के क्रम में समस्त बीआरसी केंद्रों से किया गया, जिसमें बच्चे, अभिभावक और प्रबंधक समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी ने की। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे प्रदेश में डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये भेजने का शुभारंभ किया गया है। इससे यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्टेशनरी आदि सामग्री क्रय करने के लिए सीधे अभिभावक के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्रेषित की गई है, जिससे बच्चे ड्रेस में आए और बच्चों में एक रूपता रहे, उनका आत्मविश्वास बढ़े। होता यह है कि जब ड्रेस में बच्चे नहीं होते हैं तो उनको लगता है कि कोई अमीर गरीब है, तो उससे एक एहसास नहीं होता कि हम अमीर हैं या गरीब। बच्चों में भावना नहीं आती है, उनके समानता की भावना विकसित होती है। इसलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बच्चों ने, अभिभावकों ने बड़े उत्साह से प्रतिभाग किया और ये कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को लाइव दिखाया गया है पूरे ज़िले के, और हर बीआरसी में व्यवस्था कराई गई। उसी क्रम में जिले स्तर के कार्यक्रम ब्लॉक संसाधन केंद्र दुबेपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें बीएसए महोदया, अभिभावक और बच्चों ने लाइव प्रसारण देखा और अभिभावकों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पबजी मोबाइल गेम का साइड इफेक्ट देखने को मिला। पबजी मोबाइल गेम इन दिनों उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मोबाइल पर पबजी गेम खेलते खेलते पाकिस्तान की सीमा हैदर को हिंदुस्तान के सचिन से प्यार हो गया और सीमा हैदर अपने पति को छोड़ 4 बच्चे लेकर हिंदुस्तान आ गई। पबजी मोबाइल गेम का साइड इफेक्ट कानपुर देहात में भी देखने को मिला, जहाँ कक्षा 8 पास करने के बाद एक छात्र ने परिवार वालों को गुमराह करते हुए अपना एडमिशन अकबरपुर में कराने की बात सामने आई है। परिजनों ने अपने बेटे की हालत देख अपील करते हुए कहा, अब कोई भी अपने बच्चे को मोबाइल गेम ना खेलने दे। वो अकबरपुर ब्राइट एंजल स्कूल में जाता था, घर पे बोल के जाता था, लेकिन पूरी ड्रेस में जाता था यहाँ से, और मतलब यहाँ से ड्रेस में पूरा जाता था और स्कूल नहीं जाता था, बल्कि कोई ऑनलाइन क्लासेस थी वहाँ अटेंड करता था जाके। वहाँ महीने के 5000 फीस देता था और लाइब्रेरी थी कानपुर में, कोई वहाँ जाता था, बस वहीं पे अपना टाइम स्कूल का काटता था। कितने दिनों तक ये चला ऐसा? 2 साल तक। 2 साल तक 9th और पता नहीं चला कि क्या कर रहा है। किस गेम, कौन सा गेम खेलता था? फ्री फायर। फ्री फायर हो
पबजी। अच्छा, कितना पैसा बर्बाद हुआ लगभग? 1.5 लाख करीब। 1.5 लाख। कैसे पता चला पूरे मामले की खुलासा? जब मतलब इसका मतलब ये गायब हो गया था तो मिला नहीं, उसके बाद मतलब स्कूल में जाके जानकारी की तो वहाँ पता चला कि ऐसा कोई नाम ही नहीं है, राम जी नाम का कोई स्टूडेंट ही नहीं पढ़ता है। तब जब एडमिशन कराया था तो आप लोग घर से कोई नहीं गया, तो उसी ने कराया था? एडमिशन करवाया था तो उसने पापा को बुलाया था, तो पापा के पास टाइम नहीं था, इसने कहा हमने करवा लिया है, तो पापा ने कहा ठीक है। हमें तो ये पता नहीं राम जी क्या खेलता तो था, ये पता है, पैसे का पता नहीं था। पैसे का पबजी तो ले जाती है पैसा, हर किसी से ले जाते। हम भी खेलते थे। कितने दिन खेला? हमने खेला 1.5 साल, बस 1.5 साल खेला बस। नहीं, पैसा नहीं बर्बाद किया। 5,000 हमारे पास 5,000 का ऑप्शन आया था कि 5,000 जमा करो, हमने उसी दिन से बंद कर दिया। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा है ही नहीं। ऐसे खेलते थे और क्या, अब नहीं खेल रहे? अब नहीं खेल रहे। क्या गेम बढ़िया है कि खराब है? बेकार गेम है। हम फोन भी छोड़ दिया, हमने रखना ही फोन छोड़ दिया। देखिए, आप लोगों को विदित है कि हाल ही में एक बच्चा रामजीपाल नामक बच्चा जो है ताना रूरा क्षेत्र में इनके लिए मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई थी। तुरंत 5-6 घंटे में हमारे पुलिस ने अदर प्रयास से उनको बरामद भी कर लिया, अपने माता पिता को सुपुर्द भी कर दिया। लेकिन इसी दौरान पूछताछ के दौरान हमें ये पता चला कि ये बच्चा जो है एक स्कूल में पढ़ता था और अपने पेरेंट्स से मतलब स्कूल के फीस के नाम पर पैसे लेते थे और ये पैसे जो है ये ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स में खर्च करते थे। और जब इनको डर लगा कि पेरेंट्स जो है उनको अगर डांटेंगे तो ये उसी डर के माने घर से भाग गया। और एक तरीके से ये उदाहरण है कि कैसे अगर कड़ी नजर और मॉनिटरिंग नहीं किया जाता है तो बच्चे ये जो मोबाइल ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स में पढ़ के कैसे अपने भविष्य को खोते हैं। वो स्कूल जाता नहीं रही, हमसे बोलता रहा कि जा रहे हैं स्कूल, और हाँ तो गेम के चक्कर में हम लोगों को पागल बनाता रहा। कितने साल तक ये चला? 2 साल। 2 साल तक। मतलब वहाँ पढ़ता नहीं था लेकिन यहाँ बताता कि सब लोग डेली जाता था ड्रेस पहन के। हाँ। कौन सा गेम खेलता था? पबजी गेम। अच्छा, ड्रेस पहन के लगातार जाता था? हाँ, ड्रेस कैसे पता चली आपको? लास्ट में कैसे पता चली कि ये पढ़ नहीं रहा था? वो शाम से घर से निकल गया। था। फिर कैसे पता मिला? फिर पुलिस से शिकायत की थी आपने? हाँ, पुलिस से शिकायत की, वहाँ से फिर छानबीन की, फिर पता निकल गया घर से, पता नहीं चला। फिर ख्वाहिश करी हम लोगों ने तो गेम मोबाइल चेक किया तो उसमें गेम से पता चला। अच्छा, कितना रुपया लगभग गेम में बर्बाद किया होगा? 1.5 लाख। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।